नमस्कार दोस्तों, ग्रीटिंग ऑल व्यूअर्स। मेरा नाम अंकुर कुलश्रेष्ठ है और वेलकम टू दिस डेमो कम ओरिएंटेशन कम अवेयरनेस सेशन ऑन स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। प्रो एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि सीए फाइनल में ग्रुप 1 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। और आज अगले 30 मिनट में उसी का एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर विच इज डेरिवेटिव्स, जो कि कई लोगों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड, डिफिकल्ट ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं, उनके बारे में कुछ बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करें आज का ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्मॉल सा सेशन ऑन डेरिवेटिव्स। बिफोर कमिंग ऑन टू द डेरिवेटिव्स, आई वुड लाइक टू स्पेंड 30 सेकेंड्स ऑन स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट कि अल्टीमेटली ये जो डिफिकल्ट सा, ये कॉम्प्लिकेटेड सा लुकिंग टर्म है, ये खुद में क्या है। इसमें जो 13-14 चैप्टर्स हैं, डिपेंडिंग द वे वी क्लब इट, वो तो बाद की बात है, बट ये अपने आप में क्या भला है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप जानते हैं, वो आप आईपीसीसी में भी करके आए हैं, सो देयरफॉर देयर इज हार्डली एनीथिंग न्यू आई कैन टेल यू अबाउट इट। बट देयर इज अ वर्ड स्ट्रेटेजिक जो आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट से पहले जोड़ा गया है, और उसका एक खासा रीजन है। एक्चुअली हुआ ये कि आज तक फाइनेंशियल मैनेजमेंट को एक न्यूमेरिकल ओरिएंटेड सब्जेक्ट समझा गया। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नाम ध्यान आते ही लोगों के मन में कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स ध्यान आने लगे। हालांकि ऐसा स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में नहीं होता। जो असली फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो दिमाग का काम है, वो इस कैलकुलेटर का काम नहीं है। तो आपके इंस्टीट्यूट ने आज से 4 साल पहले इस सब्जेक्ट का नाम, जो पहले माफा के नाम से होता था, उसको चेंज करके स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया, स्ट्रैटेजी वर्ड ऐड किया टू गिव अ हिंट टू द स्टूडेंट्स कि इसमें स्ट्रैटेजी ऐड होगी, इसमें एक और थॉट प्रोसेस ऐड होगा, इसमें एक डीप थिंकिंग ऐड होगी, जो कि आज हमारे सीए के स्टूडेंट्स के साथ बहुत बड़ा गैप है। आज अगर आप देखें तो आप जहां से भी आप कोई भी क्वेश्चन बैंक उठाएं, कोई भी ऑथर की बुक उठाएं, इट इज फुल ऑफ न्यूमेरिकल्स, जबकि आपका इंस्टीट्यूट ऑलमोस्ट 30 से 32% थ्योरी पूछता है। क्योंकि पॉइंट वही है कि दिस इज नॉट एफएम, दिस इज स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और एक बात बिल्कुल ठीक है, जैसे कि हमारे इंडिया ने सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूके यानी यूनाइटेड किंगडम्स के सो टू स्पीक कॉपी करे हैं और उनको मॉडिफाई किया है। द बेस स्ट्रक्चर हमारी रेलवे सिस्टम का, हमारे बेसिक बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स का, हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का यूके से आया, हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट सारा यूएस से आया। मेरा नाम अंकुर कुलश्रेष्ठ है, मैं आप ही की तरह एक चार्टेड अकाउंटेंट हूं और मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक सुपर स्पेशलाइजेशन डिग्री विच इज चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट, जो एक यूएसए का कोर्स है, विच इज एब्सोल्युटली प्योर इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड स्टॉक मार्केट्स एंड इन्वेस्टमेंट, जस्ट एज अ एनहांसमेंट ऑफ मेरी खुद की फाइनेंशियल मैनेजमेंट की नॉलेज के लिए भी किया। एज फार एज द कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस गोज, मैंने कैंपस के थ्रू जॉब लिया मारुति सुजुकी में, और उसके बाद 4 साल करीब बिग 4 जो अर्न्स्ट एंड यंग, उसमें दिल्ली ऑफिस में स्पेंड करा। ऑब्वियसली इट हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ माय करियर। जो EY और बिग 4 में एक्सपोजर है, किसी को बताने की जरूरत नहीं, सब लोग खुद ब खुद समझते हैं। और वहां पर मुझे एक नीड फील हुई, एक फिल इन द ब्लैंक की, वो गैप जो आज की डेट में आ गया। एंड दैट गैप इज कि हमारा स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग और टैक्स और ऑडिट पे फोकस कर रहा है। इट हैज टू फोकस ऑन सम अदर न्यू इनिशिएटिव्स, न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग एबिलिटीज, अपॉर्चुनिटीज विच आर देयर। सो माय सजेशन इज दैट not only because I teach this topic, ऐसा ना समझे कि मैं ये पढ़ाता हूं इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं। मैं अपने एकेडमिक करियर में रैंक होल्डर था, मेरे तीनों अटेम्प्ट्स में रैंक आई,
CFA मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया. आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम SRCC, वहां भी मेरी 3rd रैंक थी. सो प्लीज मुझे आप अपना फैकल्टी कम और एक एकेडमिक मेंटर ज्यादा समझें. एंड बिलीव माई वर्ड्स कि आज की डेट में जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं अकाउंटिंग और टैक्स में रिलेटिवली कम हैं, और ये जो नए अपॉर्चुनिटीज हैं लाइक फाइनेंस, लाइक IT, उसमें रिलेटिवली ज्यादा हैं. सो माई entire suggestion and request to everyone is that please try and focus more on these things. So चलिए, I think this been a good overview, और as a pro education के प्लेटफॉर्म पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी शुरू करने की एक शुरुआत करते हैं with a very interesting concept called derivative. डेरिवेटिव्स करके जो ये चैप्टर है, ये करीब जो देखा जाए वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर्स में से एक समझा जाता है. हालांकि मैं इस बात को आज तक नहीं समझ पाया कि लोग यानी स्टूडेंट्स वो इतना कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं. इट इज सच अ मेथोडिकल चैप्टर. मेथोडिकल से मेरा मतलब है कि ऑब्वियस सी बात है कि इसमें कुछ स्टेप्स हैं, इसमें कुछ एक सोच लगती है. What is financial management? It's a thought process. It is not driven by any accounting standard. किसी भी accounting standard या किसी भी rule में नहीं लिखा कि ऐसा सोचो. ये तो हर सोचने वाले पे डिपेंड करता है. So that makes financial management very dynamic subject. Very dynamic subject. तो उसी सब्जेक्ट का one of the most dynamic concept, derivatives. आप लोगों ने कभी स्टॉक मार्केट का नाम सुना होगा, जिसमें आपने इक्विटी शेयर खरीदा बेचा, डेट खरीदा बेचा, और ऑफ लेट पिछले 10 सालों में डेरिवेटिव्स के बारे में बहुत चर्चा होने लगी है. तो एक बात की गारंटी है, ये कॉन्सेप्ट सीख के ना कि एग्जाम में आपको फायदा होगा, अगर आप प्रैक्टिकली इसे समझ पाए तो आप बड़े डायरेक्टली अपने लिए पैसा बना सकते हैं. इट इज एज सिंपल एज दैट. इट इज दैट रेवेन्यू जनरेटिंग एज दैट. तो चलिए कुछ समझने की कोशिश करते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कॉल्ड डेरिवेटिव? हमने मैथ्स में डेरिवेटिव्स ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जिसमें आपको ध्यान होगा हम डेरिवेशन एंड इंटीग्रेशन पढ़ते थे. ये बिल्कुल वही वाला डेरिवेटिव है. डेरिवेटिव अपनी एग्जिस्टेंस डिराइव करता है वर्ड डिराइव से. डिराइव का मतलब कहां से आए हो. डेरिवेटिव इज समथिंग जिसका खुद का कोई वजूद नहीं है. ये अपनी वैल्यू किसी और से डिराइव करता है. दैट मीन्स टू से कि अगर मैं किसी डेरिवेटिव को पकड़ के बोलूं, मैंने कहा मिस्टर डेरिवेटिव इधर आओ, बताओ आज आपकी क्या वैल्यू है. कहने लगा जी मेरी वैल्यू डिपेंड करती है बाकी चीजों पे, और चीजों पे. मैंने कहा वो और चीजें कौन सी हैं? कहने लगा उनको बोलते हैं अंडरलाइंग एसेट. तो एक छोटी सी बड़ी शॉर्ट में डेफिनेशन लिखते हैं, अ डेरिवेटिव is a financial instrument which derives its value from another asset class. मैं बहुत जानबूझ के इसको एकदम ओपन एंडेड छोड़ रहा हूं. कहने का मतलब ये, सर वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे इस डेरिवेटिव की वैल्यू डिफाइन होती है? मैंने कहा मुझे नहीं पता. इट कैन बी एनीथिंग इन द वर्ल्ड. इसके बारे में कुछ बातें करेंगे. इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अंडरलाइंग एसेट. अंडरलाइंग एसेट वो इंडिपेंडेंट, द की पॉइंट टू बी नोटेड, इंडिपेंडेंट एसेट है whose movement and price defines the value of any, ध्यान से देखिएगा वर्ड, डिपेंडेंट एसेट क्लास. ये वर्ड एसेट क्लास में अगेन एक जिसे बोलते हैं जनरल वे में यूज कर रहा हूं यहां पर. अच्छा ठीक है, आप लोगों ने कन्वीनियंस के लिए मैं इसको डेरिवेटिव लिख देता हूं.
समय के अभाव के कारण हम हर एक चीज की डिटेल में नहीं घुस पाएंगे, नहीं तो रेगुलर क्लासेस में इसकी एक एक चीज का मतलब अलग अलग करके बताएंगे। तो अभी अगर मोटे तौर पे बात समझी जाए, आपने कहा भाई डेरिवेटिव वो चीज है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल है जो अपनी वैल्यू किसी दूसरे से डिराइव कराता है। और वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से हमारे डेरिवेटिव की वैल्यू डिफाइन होती है, उसको टेक्निकली बोलते हैं अंडरलाइंग एसिड। सर वो क्या क्या चीजें हो सकती हैं? मैंने आपको कहा था ना, ओपन एंडेड, इट कैन बी एनीथिंग। इट कैन बी एन इक्विटी शेयर, इट कैन बी अ डेट इंस्ट्रूमेंट जैसे बॉन्ड्स, इट कैन बी कोई सा इंडेक्स, बीएसई सेंसेक्स, निफ्टी एंड जो भी आपके माइंड में इंडेक्सेस आ रहे। सर क्या सिर्फ शेयर्स और डेट के बेसिस पे इनकी वैल्यू डिफाइन होती है? बिल्कुल नहीं। आप बस सोचो और उन चीजों के बेसिस पे डेरिवेटिव बनाया जा सकता है। सर क्या ऑयल के बेसिस पे? सर क्या गोल्ड के बेसिस पे? आप बस उसका नाम लो। सर सीरियल्स, ओ माय गॉड सर, ये तो आप रुक ही नहीं रहे, ये तो आप लिस्ट कंटिन्यू कर रहे हो। दैट्स व्हाई आई सेड, किसकी वैल्यू पे? मैं कहता हूं जिस मर्जी की वैल्यू पे, रुको मत, आगे बढ़ो। इंटरेस्ट रेट, करेंसी रेट। सर ये तो आप बेसिकली वो बात कर रहे हो कि हमने एक कॉम्प्लिकेटेड सा फॉर्मूला बना दिया और उस फॉर्मूले के तहत आप जो भी उसमें वेरिएबल डालोगे, कुछ तो मल्टीप्लीकेशन होकर एक फाइनल वैल्यू आ जाएगी। वो फाइनल वैल्यू इज डेरिवेटिव एंड दैट इनपुट्स आर अंडरलाइंग एसिड। एक और तरीके से डेरिवेटिव का मतलब समझते हैं। डेरिवेटिव वो चीज है जो अपनी वैल्यू खुद नहीं डिफाइन करता। तो कई बार ऐसा लगता है, एक बार ना एक स्टूडेंट का फोन आया, मैंने कहा हु इज ऑन द लाइन? कहने लगा कृषिव। उसने अपना नाम क्या बताया? ध्यान से देखिएगा, उसने अपना नाम बताया कृषिव। अब मैंने कहा यार इस नाम का क्या मतलब होता है? कहने लगा जी मेरा नाम तो एक्चुअली दो नामों को जोड़ के बनाया है। मैंने कहा अच्छा, तो तुम्हारा नाम भी डेरिवेटिव है एक्चुअली। इसमें पहला इनपुट इज कृष्णा एंड दूसरा इनपुट इज शिवा। ये दोनों को जोड़ के जो वैल्यू बनी, जिसका अपना कोई वजूद नहीं है, आप इसकी जगह दूसरा भगवान रखोगे तो पहले 3 लेटर बदल जाएंगे। ये एक डेरिवेटिव है। तो आप लाइफ में जब भी किसी की वैल्यू किसी और चीज से इंपैक्ट होते हुए समझना वो एक डेरिवेटिव है। इट्स अ वेरी वेरी जनरल टर्म। हालांकि हमारी स्टॉक मार्केट की भाषा में हम उसको इतना जनरली यूज नहीं करते हैं। तो चलिए जरा देखें भाई डिफरेंट टाइप्स के डेरिवेटिव्स कौन कौन से होते हैं। टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स, ये सारे डेरिवेटिव इन सब अंडरलाइंग एसिड क्लास में आ सकते हैं। पॉइंट इज दैट देयर इज अ मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। कहने का मतलब ये ऑप्शंस, जिसके बारे में हम आज डिटेल में कुछ कुछ चर्चा करेंगे, फॉरवर्ड्स, सी फ्यूचर्स, डी स्वैप्स, ई ए प्लस डी स्वैप्शंस। ये कुछ कुछ नाम आपकी लाइफ के सबसे इंटरेस्टिंग नाम बनेंगे जब आप इस पूरे चैप्टर को करोगे। कुछ कुछ बातें ऑप्शन को छोड़ के ओवरव्यू बेसिस पे कर लेते हैं। अ फॉरवर्ड इज एन अग्रीमेंट बिटवीन टू पीपल कि आज डीलिंग मत करो, लेट अस प्रॉमिस ईच अदर टू डील इन फ्यूचर। सर क्या? जैसे इक्विटी शेयर, आज रेनबैक्सी का, आज नहीं खरीदना बेचना, प्रॉमिस कर लेते हैं एक दूसरे को कि आज से 6 महीने बाद ये शेयर हम 680 रुपए का खरीदेंगे, उस दिन जो मर्जी रेट हो। अब बड़ी जाहिर सी बात है सर, दो लोग एक ही चीज कैसे, एक बेच रहा है एक खरीद रहा है, ऐसे कैसे वो लोग ट्रेड करेंगे? वो तभी ट्रेड करेंगे जब दोनों की एक्सपेक्टेशंस अलग अलग होंगी। एक को लगेगा कि शेयर का दाम ऊपर बढ़ेगा, 680 से ऊपर जाएगा, तो वो खरीदने के लिए राजी हो जाएगा जिससे वो मार्केट में उस दिन बेच पाए।
दूसरे बंदे को लगेगा, पार्टनर बी को, कि ये शेयर का दाम तो गिरने वाला है, बुरी तरह गिरने वाला है, 680 से नीचे जाएगा, वो 680 पे बेचने को तैयार हो जाएगा। तो दो अलग अलग विचारों के लोग मिलते हैं तभी तो ट्रेडिंग होती है। वैसे ही ये एक फॉरवर्ड है। एक बड़ा अच्छा एग्जांपल ही है, कभी कभी आपने पुरानी हिंदी पिक्चरों में देखा होगा कि दो बड़े जिगरी दोस्त अपने बच्चों का मैरिज फिक्स कर देते, मैरिज नहीं करते, वो कहते हैं आज से 20 साल बाद हम अपने बच्चों की शादी करा देंगे। दैट्स अ फॉरवर्ड अग्रीमेंट, एंड एनी अग्रीमेंट टू ट्रेड ऑन अ पर्टिकुलर फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ अ फिक्स्ड अंडरलाइंग एट फिक्स्ड प्राइस ऑफ फिक्स्ड मैच्योरिटी, ये चारों चीजें फिक्स्ड है, बस हुआ क्या नहीं है, एक्चुअल ट्रेड नहीं हुआ है। दैट्स फॉरवर्ड। बस इसमें एक प्रॉब्लम है, सर अगर दूसरे ने वादा तोड़ दिया तो इसके चलते हम स्टॉक एक्सचेंज को बीच में ले आए। वो स्टॉक एक्सचेंज और कोई नहीं, हमारा लेट्स से इंडिया के हिसाब से देखें सेबी या बीएससी एनएससी है, तो व्हाट इज अ फ्यूचर? अ फॉरवर्ड विच इज गारंटीड बाय सेबी। अगर स्टॉक एक्सचेंज पे ये सौदा करा जाएगा उसको हम फ्यूचर बोलेंगे। अब आपको इसमें दूसरी पार्टी के वादा निभाने या ना निभाने का टेंशन नहीं, क्योंकि आप तो एक्सचेंज से डीलिंग करते हो, आपको पता ही नहीं उधर काउंटर पार्टी कौन है। तो देयरफॉर यहां पर काउंटर पार्टी रिस्क बिल्कुल खत्म। बाकी दोनों डिट्टो सेम बात है, नाम का फर्क है, नाम का फर्क है, और कुछ कुछ फाइनर पॉइंट्स है जिनके बारे में बातें करेंगे। व्हाट इज अ स्वैप? बड़ा इंटरेस्टिंग। स्वैप इज समथिंग अदला बदली। एक बार ऐसा हुआ कि दो दोस्त बातें कर रहे थे, कह रहा था यार तेरे बच्चे की स्कूल में फीस कितनी? पहला कहने लगा पर्सन ए, कह रहा यार तू पूछ मत, बहुत महंगाई है आजकल, मेरे बच्चे की स्कूल तो बहुत फीस बहुत ज्यादा है। पर्सन बी कहता है रहन दे यार, तू ऐसे ही कहता है, असली फीस तो मेरे बच्चे की है, मेरी कमर टूट जाती है। तो पर्सन ए और बी कहते हैं अच्छा बेटे ये बात है, चल ठीक है, कल से तेरे बच्चे की फीस मैं दूंगा और मेरे बच्चे की फीस तू देगा। दैट मीन्स दो इंडिविजुअल पार्टीज मिली, उन्होंने अपनी अपनी ऑब्लिगेशंस एक्सचेंज कर ली। फॉर एग्जाम्पल आपने लोन ले रखा है 10% फिक्स पे, एक दूसरी पार्टी है कहने लगी जी मेरा लोन 13% है बट वो वेरिएबल है, बोलो इंटरेस्टेड हो? स्वैपिंग में, स्वैपिंग में हमारे टीवी के रिमोट में भी एक बटन होता है स्वैप, उसका मतलब होता है पिछले चैनल पे जो चैनल अगर हमें दो बदलने हो कभी, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्वैप, wherein you are exchanging your own responsibility with someone else's। अब होगा क्या, पॉइंट टू बी नोटेड, कि अल्टीमेटली तो भाई बच्चे की फीस तो आप ही दोगे, आपने उसको 100 रुपए दिया और इधर से रीएम्बर्समेंट ले लिया, तो बड़ा ही एक मेथोडिकल एंड कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर बन जाता है स्वैप का। और पॉइंट ई, ये तो सबसे नायाब है, दिस इज नोन एज स्वैप्शन, नथिंग लाइक इट, वेरी वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। दिस इज द ऑप्शन टू एंटर इनटू अ स्वैप। हालांकि मैंने ऑप्शन के बारे में बताया नहीं, बट सीए फाइनल में स्वैप्शन पे थोड़ा सा तवज्जो रिलेटिवली कम दिया गया है एंड द फोकस इज मोर ऑन फर्स्ट फोर। तो चलिए हम अपना फोकस डालते हैं सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट जिसका नाम है ऑप्शंस। वेरी वेरी क्रिटिकल। बड़े सिंपल टर्म्स में समझना ऑप्शन क्या होता है। सर ऑप्शन का मतलब है चॉइस। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि क्या आपके ऑप्शन का मतलब कंपल्शन होता है? आपने कहा नहीं नहीं सर, जस्ट उसका उल्टा, जस्ट उसका उल्टा। ऐसा हुआ कि आपका ना सलमान खान की एक लेटेस्ट मूवी आई है किक, उसको देखने का बिल्कुल मन नहीं था। आपने कहा यार छोड़ो ना, क्या है। आपका फ्रेंड कहता प्लीज चलना यार, चलना यार। आपने कहा कौन बैठेगा यार, 3 घंटे छोड़ना, क्यों टाइम और पैसा वेस्ट करना। आपका फ्रेंड कहता है देख यार अगर पसंद नहीं आई ना तो क्या हुआ, अगर तू बोलेगा तो इंटरवल के बाद उठाएंगे। अब आप मुझे बताओ आपके फ्रेंड ने आपको क्या दिया? आपके फ्रेंड ने आपके बॉल कोर्ट में रख दी, यानी कि वो आपको एक ऑप्शन दे रहा है। वो कह रहा है भाई देख तेरी मर्जी होगी तो, मेरा कुछ नहीं है, तेरी मर्जी होगी तो हम वो काम कर लेंगे, तुझे ठीक लगा तो हम वो काम कर लेंगे। दिस इज समथिंग नोन एज एन ऑप्शन।
व्हाट इज एन ऑप्शन? एक सिंपल अगर इसकी भाषा में लिखा जाए, ऑप्शन is a financial instrument wherein a person gives to the other, वो दूसरे पर्सन को क्या देता है? राइट टू, किस चीज का राइट? बाय एंड सेल, एंड टेक्स अ काउंटर ऑब्लिगेशन फॉर द सेम। अपनी मूवी के एग्जाम्पल से हटा के अगर इसको सोचा जाए, आज ये हमने बनाया अपना टाइमलाइन। आज रेनबैक्सी के शेयर का दाम चल रहा है लेट अस से 600 रुपए। आज दो पर्सन मिले, ए और बी, दोनों को, ये तो बड़ी जाहिर सी बात है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि ये दोनों तभी ट्रांजैक्ट करेंगे जब दोनों ऑपोजिट सोचेंगे। एक सोच रहा है शेयर प्राइस बढ़ेगा, दूसरा कह रहा है शेयर प्राइस गिरेगा। तो ऐसा हुआ, ए ने ऑप्शन दिया, ए गेव दी ऑप्शन टू बी टू डू व्हाट, कि भाई अगर बी को अच्छा लगे, यानी कि इसमें चॉइस किसकी है? डिस्पोजल ऑफ बी। अगर बी को अच्छा लगे तो भाई ये वाला 610 पे आके बेच देना। यानी कि पर्सन बी हैज दी राइट, नॉट ऑब्लिगेशन, मन करेगा तो राइट टू बाय दिस शेयर एट 610। तो मैंने बी से पूछा, मैंने कहा तुमने यार क्या खरीदा? कहने लगा यार मैंने ऑप्शन खरीदा। मैंने कहा उस ऑप्शन में क्या करोगे? कह रहे आई हैव द राइट टू बाय। मैंने कहा यार इस वाले ऑप्शन को बोलते हैं कॉल ऑप्शन, वेयर द राइट इज टू बाय। यानी कि अगर उस दिन रेट बी को ठीक लगेगा, बी आएगा और 610 के कमिटेड प्राइस को यूज करके ए को बोलेगा मिस्टर ए लाओ मेरे को एक शेयर दे दो, कितने का? 610 का। तो बी ने क्या खरीदा? कॉल ऑप्शन। अब जाहिर सी बात है, जरा इस बारे में कुछ बातें कर ले कि ए को क्या पड़ी है कि वो नुकसान उठा रहा है, क्योंकि ए को लग रहा है कि शेयर प्राइस नहीं बढ़ने वाला। तो ये कहता है यार पैसे कैसे कमाऊं, ऐसा करता हूं कोई ना बंदा फंसाता हूं, और उसको कहता हूं देख मुझे तू 3 रुपए दे दे। 3 रुपए वो कब मांगेगा? 3 रुपए उसने बी से मांगे आज। इस अमाउंट को बोलते हैं ऑप्शन प्रीमियम। द अमाउंट विच इज पेड बाय बी टू ए, amount which is paid by the option buyer to the option seller। भाई नहीं तो आप सोचो ना, एक काहे को अपनी लायबिलिटी क्रिएट करेगा मैच्योरिटी पे। तो ये प्रीमियम इज प्रॉफिट टू। हमने उससे पूछा भाई तुम्हें प्रॉफिट क्यों हो रहा है? हर प्रॉफिट का एक रीजन होता है। कहने लगा यार मैं रिस्क भी तो ले रहा हूं, मैंने खुला ऑप्शन दिया है बी को कि अगर तुम्हारा मन करे तो आ जाना। कल को बी आ गया तो मैंने कहा अच्छा जरा सिनेरियो अज्यूम करके देखें कि बी कब आ सकता है। अब जरा अपना मेंटल एप्लीकेशन करना है, रटने वाली कोई बात नहीं है। सपोज करो आपका स्पॉट प्राइस, मैं आपसे पूछूंगा, सपोज करो स्पॉट प्राइस 620 हो गया, तो क्या बी आएगा ए के पास खरीदने? आप सोच रहे हो, आप बी हो, आप सोच रहे हो मुझे मार्केट में कोई चीज बेची जा सकती है या खरीदी जा सकती है 620 पे, और मैं उसको कमिटेड प्राइस पे खरीद सकता हूं 610 पे। आई विल डेफिनेटली कम। बी फटाफट से आएगा ए के पास और ए को बोलेगा मिस्टर ए वो शेयर लाओ जल्दी से 610 का। अब ए क्या करेगा? ए बोलेगा रुको मुझे जाके मार्केट से खरीदने दो। तो अब ए क्या करेगा? ध्यान से समझिएगा, ए अपने 620 रुपए लगाएगा
खरीदने में और उसको 610 रुपए में सेल कर देगा, तो ए को कितने का नुकसान हो गया? 10 रुपए का। बात समझना। बी क्या करेगा? वो 610 रुपए उसका तो परचेज प्राइस और उसको वापस मार्केट में जाके बेच देगा, यानी 10 रुपए नेट फायदा। तो ए और बी एक बात करते हैं कि छोड़ो ना असली में कौन जाए मार्केट, छोड़ो ना असली में कौन खरीदे शेयर, आप तो ऐसा करो नेट पे ऑफ एडजस्ट कर लो, नेट पे ऑफ एडजस्ट कर लो। कहने का मतलब ये दैट एट मैच्योरिटी अगर ऐसा होता है तो भाई ए विल पे 10 रुपीज टू बी, ए विल पे 10 रुपीज टू बी। अगर ऐसा होता है तो लेट्स टेक अनदर केस, लेट अस टेक अनदर केस, केस नंबर बी। अगर प्राइस 590 रह जाता है तो भाई फ्यूचर है, कुछ भी हो सकता है, आपने सोचा जो मर्जी हो, अब फ्यूचर है तो इट कैन चेंज एज वेल, इट कैन चेंज। तो हुआ ऐसा कि प्राइस रह गया 590, अब भी सोच रहा है मैं जाऊं या ना जाऊं, मैं जाऊं या ना जाऊं, मार्केट में कोई चीज मिल रही है 590, मैं क्यों उससे खरीदने जाऊं 610 में, जाओ मैं नहीं जाता। ए ने फोन किया कि मिस्टर बी आ रहे हो कि नहीं, मिस्टर बी कहते नहीं, मेरा ऑब्लिगेशन नहीं है, मेरी चॉइस थी, नहीं आ रहा, जा, इग्नोर कर दिया। दैट इज द पावर ऑफ ऑप्शन। यू आर नॉट अंडर एनी ऑब्लिगेशन, आपके ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर कोई जबरदस्ती है, अगर कोई काउंटर ऑब्लिगेशन है तो वो पर्सन ए पे है, जो ऑप्शन लिख रहा है, दूसरे को ऑप्शन दे रहा है। तो पर्सन ए इज नोन एज ऑप्शन राइटर एंड बी इज नोन एज ऑप्शन होल्डर। दूसरी भाषा में ए को बोलते हैं ऑप्शन सेलर और बी को बोलते हैं ऑप्शन बायर। ये कुछ कुछ टर्म्स है जो आपको बड़ी ढंग से क्लियरिटी से पता होनी चाहिए। ठीक है सर। अच्छा सर, अगर एग्जैक्टली 610 रह गया प्राइस, फिर मैंने बी से पूछा मिस्टर बी जाओगे? अब बी सोच रहा है यार देखो मार्केट से भी 610 का मिलेगा, यहां भी मैं कमिटेड मिस्टर ए के पास जाऊंगा तो 610 दूंगा। तो मैं ए को फोन करता हूं, देख भाई ए, आई एम इनडिफरेंट। एक तरह से कहा जाए तो करने से भी कोई फायदा नहीं, ना करने से भी कोई नुकसान नहीं, तो चल छोड़ना, काय को ट्रांजैक्शन करें। तो व्हाट इज द नेट पे ऑफ एट बी एंड सी? नो पे ऑफ, नो पे ऑफ एट ऑल। तो आपने कुछ कुछ चीजें सुनी होंगी, ऑप्शन इज इन द मनी, एट द मनी एंड आउट ऑफ द मनी। इसका मतलब यह है कब ऑप्शन एक्सरसाइज करना फायदेमंद है। अगर 620 शेयर का प्राइस होता है तो फायदेमंद है इन द मनी सिचुएशन। अगर कोई फायदा नहीं है, आउट ऑफ द मनी, अगर करने और ना करने में ना नुकसान ना फायदा, एट द मनी, एट द मनी। ठीक है जी, ये तीन केसेस से हमने इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी सीखा। अब जरा एक छोटी सी चीज और समझ लें जो थोड़ा सा टेक्निकल हम कभी कभी लगता है, पे ऑफ एन ऑप्शन। हाउ डू आई क्रिएट एंड कैलकुलेट समथिंग नोन एज पे ऑफ? एंड पॉइंट टू बी नोटेड दैट योर पे ऑफ इज नॉट इक्वल टू प्रॉफिट। मैं प्रॉफिट के बारे में आपको बाद में बताऊंगा, अभी मैं आपको सिर्फ पे ऑफ के बारे में बता रहा हूं। पे ऑफ का मतलब एट मैच्योरिटी व्हाट इज द नेट कैश फ्लो इज योर पे ऑफ। मैं दोनों पर्सन के बारे में और दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ही लिखूंगा। लेट अस से अभी मैंने आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन सिखाया है, कॉल ऑप्शन, तो मैं उसी की बातें कर रहा हूं, कॉल ऑप्शन, जिसमें आप किसी को राइट टू बाय देते हो। मैं पुट के बारे में, जो दूसरा ऑप्शन है, अभी नहीं बता रहा, मैंने कहा कंफ्यूजन होगा, आप अभी सिर्फ कॉल के बारे में फोकस करो। अब मैंने बी से पूछा, मैंने कहा बताना यार 2 सिनेरियो क्या हो सकते हैं कि तुम कॉल ऑप्शन के पास जाओ। कहने लगा भाई देखो,
अगर मैच्योरिटी का प्राइस एक्सरसाइज से ऊपर है, व्हाट वाज द एक्सरसाइज प्राइस? हमारा 610। अगर हमारा मैच्योरिटी पे 610 से ज्यादा है तो मैं जाऊंगा एक्सरसाइज करने, बड़ी सिंपल सी बात है, और फिर मैं उतना कैश लेके आ जाऊंगा। मैंने कहा अगर नहीं है तो कहने लगा आई विल अलाउ दी ऑप्शन टू एक्सपायर। ओब्लिक जीरो का मतलब है नो कैश फ्लो, जो कि आपने देखा था पार्ट बी और पार्ट सी में हो रहा था। मैंने यही चीज ए से पूछी। मैंने कहा यार अगर मिस्टर ए तुम्हारे पास बी आ गया एक्सरसाइज करने तो? कहने लगा तो क्या? तो उतना ही मेरा नुकसान। और कहने लगे अगर नहीं आया तो? कहने लगा फिर तो भाई मेरा फायदा ही फायदा। दैट मीन्स, ध्यान से बात समझिएगा, माइनस एस माइनस ई एक्स। जैसे कि जब प्राइस 620 हुआ था तो 10 रुपए नेट मेरा नुकसान हो गया था ना एक का, आपको नेट 10 रुपए का नुकसान था। भाई देखो ना, फायदा एक का तो नुकसान दूसरे का, और अगर बी नहीं आता तो पे ऑफ इज जीरो। तो पे ऑफ इज जीरो। दैट इज व्हाट इज अ पे ऑफ एट मैच्योरिटी। कैश फ्लो पोजीशन क्या है? और दूसरा एस्पेक्ट इज द एस्पेक्ट ऑफ put option. Let us try and understand what do we mean by the word put option. बड़े ध्यान से समझना ये बात। राइट टू बाय मीन्स मेरा जब मन करेगा मैं जाके उससे चीज खरीद लाऊंगा। अगर इसी को उल्टा करके देखें, राइट टू सेल, यानी कि अगर मेरा मन किया तो मैं जाके उसे जबरदस्ती चीज बेचूंगा, चाहे उसको पसंद आए चाहे ना आए। So, अगर call option is right to buy, then your put option is right to sell. सर अगर हम जबरदस्ती बेचेंगे तो अगले बंदे को तो जबरदस्ती खरीदना पड़ेगा। तो पॉइंट टू बी नोटेड, राइट टू सेल इज अकम्पनीड बाय ऑब्लिगेशन टू बाय, क्योंकि भाई अगला बंदा तैयार खड़ा है खरीदने को, क्योंकि आपको उसने बेचने का हक दिया। और राइट टू बाय इज अकम्पनीड विद ऑब्लिगेशन टू सेल, जो कि यहां पर ए के पास थी। ए को जानबूझ के झक मार के उसको बेचना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसने ऑप्शन प्रीमियम लिया था। व्हाट इज द ऑप्शन प्रीमियम? कंसिडरेशन जो बी पे करेगा ए को कि भाई प्लीज यार मुझे ये ऑप्शन दे दो ना। ए बोलेगा क्यों दे दूं? कहने लगा ये पकड़ो 3 रुपए। तो जरा हम पुट ऑप्शन की कुछ बातें कर लेते हैं। आइए भाई इधर ही देखें। पुट ऑप्शन में हमने, अब आप ये मान के चलें कि 580 रुपए को एक्सरसाइज प्राइस बोला गया। एक्सरसाइज प्राइस इज दैट कमिटेड प्राइस जो हम बातें कर रहे थे। अब मैं फिर से 3 सिनेरियो बनाऊंगा आपके लिए। आप मुझे बताना क्या बी, होल्डर ऑफ द ऑप्शन, क्या बी ए के पास आएगा उस दिन? आपने सोचा था कि भाई 580 को एक्सरसाइज बना देते हैं। एक्चुअल स्पॉट प्राइस में बी वेरी डिफरेंट, इट मे बी वेरी वेरी डिफरेंट। लेट अस से द स्पॉट प्राइस इज 620। तो बी सोच रहा है कि यार इस बार मेरे पास राइट टू सेल है, मैं ए को झक मार के बेच के आऊंगा। कितने पे? 580 पे। पर भाई साहब मार्केट में खरीदूंगा कितने का? 620। यानी मैं सोच रहा था प्राइस गिरेगा, यहां तो बढ़ गया। आउट ऑफ द मनी, नो पे ऑफ, नो कैश फ्लो, बी आएगा ही नहीं, वो फोन ही नहीं उठाएगा ए का। अगर प्राइस एग्जैक्टली 580 हुआ तो भाई एट द मनी, बी को आने से भी कोई फायदा नहीं, ना आने से भी कोई फायदा नहीं। और पॉइंट नंबर सी, अगर 565 हो गया शेयर का प्राइस, अब बी भागा आ रहा है ए के पास। इन्हें पूछा क्या हो गया, बड़े खुश हो? कहने लगा हमें 15 का फायदा जो हो गया। इन्हें पूछा क्यों? कहने लगा तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें जब मर्जी 580 का शेयर बेच दूंगा। ए कहता है हाँ करा तो था।
इस 580 की सेलिंग प्राइस पे मैं मार्केट से खरीद लूंगा 565, ये बोला बी। तो बी के लिए 565 शेयर प्राइस इज सच अ वंडरफुल न्यूज, क्योंकि बी तो उम्मीद ही कर रहा था शेयर प्राइस गिरेगा, तभी तो मैंने अपना सेलिंग प्राइस फिक्स करके बाइंग प्राइस ओपन रखा। उसी को तो पुट बोलते हैं कि मैंने सेलिंग प्राइस तो फिक्स कर लिया, बट मुझे उम्मीद थी प्राइस गिरेगा, मैंने कहा सस्ते में खरीद लूंगा, और फिक्स प्राइस तो बिका ही हुआ है। तो ये ऑप्शन इज इन द मनी 565। तो भाई मैंने कहा ये पे ऑफ कैसे देखें पुट ऑप्शन में, तो आंसर ये निकला कि भाई देखो, अगर तो ऑप्शन एक्सरसाइज होगा तो फिर ये सिचुएशन बनेगी। पॉइंट टू बी नोटेड, एक्सरसाइज इस बार पहले आया, क्योंकि एक्सरसाइज इज द सेलिंग प्राइस। हमेशा पे ऑफ में सेलिंग माइनस बाइंग करोगे, अब कॉल में तो बाइंग प्राइस वाज द एक्सरसाइज, यहां पर सेलिंग प्राइस इज द एक्सरसाइज। ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं हुआ तो फिर तो लेट इट गो। एंड ऑन द अदर हैंड यही चीज नेगेटिव हो गई, किसके लिए? बेचारे ए के लिए। हु इज द ऑप्शन राइटर, हु इज द ऑप्शन सेलर। बट पॉइंट टू बी नोटेड, ए को 3 रुपए ऑलरेडी मिल चुके हैं। ये ऑप्शन प्रीमियम है। थोड़ी बात क्लियर हुई? यस सर, बात क्लियर हुई। तो चलिए, समय के अभाव के कारण ये एक बेहद इंटरेस्टिंग, बेहद डायनामिक जर्नी हमको यहीं रोकनी पड़ रही है, बट आई एम श्योर दैट we'll be able to give you more such videos and tips. So please stay logged on to YouTube and Pro Education का official channel, and I would really hope to interact more with you on such very interesting concept. It's been absolutely pleasure to teach derivatives at a CA final level to an audience like you, and I look forward to meet to you again. So till then, thank you very much.